Hello friends and welcome to the video class. This is the next video class which we are doing. In the last video class we have studied about the Janpadas and Mahajanpadas. Okay, so these are the kind of regional and social arrangements which used to exist in the Indian subcontinent during the 600 BCE 600 to 100 BCE के बीच में ये जनपद और महाजनपद का जो कंसेप्ट है ये उस टाइम आया था. ठीक है, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हमको क्वेश्चन आंसर का डिस्कशन करना है. इस चैप्टर का जो क्वेश्चन आंसर है उसको डिस्कशन करेंगे. तो थोड़ा आप अटेंशन से इस वीडियो को पूरे वीडियो को देखना है, स्किप नहीं करना है बीच में, क्योंकि अगर स्किप कर देंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, है ना. तो इसको स्किप नहीं करेंगे, आराम से देखिए. कहीं पे अगर नोट्स बनाना है तो पॉज कर लेना वीडियो. जैसे कि ये जब वीडियो प्रीमियर में रहेगा तब पॉज नहीं होगा. प्रीमियर अपना डायरेक्ट चलता है, लेकिन प्रीमियर ख़त्म होने के बाद वीडियो को आप दोबारा कभी भी देख सकते हो पॉज करके या आगे फॉरवर्ड करके. लेकिन प्रीमियर के दौरान जब वीडियो चलेगा तो पूरा पूरा वीडियो देखना है, ठीक है. और जो नोट्स है वो तो मैं व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर ही दूंगा. ओके, सो डोंट वरी अबाउट इट. सो लेट्स डिस्कस द क्वेश्चन एंड आंसर्स ऑफ चैप्टर 12 जनपदास एंड महाजनपदास. तो ए वाला जो सबसे पहले टिक द करेक्ट ऑप्शन. तो हमको इसमें करेक्ट ऑप्शन पहचानना है. तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, दी वर्ड जनपदा लिटरली मीन्स. जो वर्ड जनपदा है उसका मतलब क्या होता है. तो जनपदा का मतलब होता है लैंड, ठीक है. जना मतलब की होता है लोग, पद मतलब की होता है उनका फुट. तो जहां पे लोगों ने अपना पैर रखा, मतलब जहां पे लोगों ने रहना स्टार्ट किया. पहले क्या है कि ट्राइबल सोसाइटी था, ट्राइब्स जैसे हम लोग रहते थे ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड. धीरे धीरे क्या है कि जब सेटल्ड लाइफ हमने स्टार्ट किया तो एक जगह रह के हमने रहना स्टार्ट किया. तो उसके समय में जो छोटे छोटे स्मॉल ट्राइबल ग्रुप्स बने उन्हीं को हम क्या कहते थे, जनपद. तो ये लैंड से रिलेटेड स्टेटमेंट है जनपद, तो यहाँ पे लैंड होगा सही आंसर. इन विच कैटेगरी दी साक्याज ऑफ कपिल वस्तु कैन बी प्लेस्ड. तो जो साक्य थे कपिल वस्तु के, इनको किन कैटेगरीज में रखा जा सकता है, जनपदा, सभास, महाजनपदास या फिर गणा संघास. तो हम जब पढ़ रहे थे तो उसमें मैंने बताया था कि कुछ जो आपके एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट थे महाजनपद की तरह, वहां क्या होता था कि राजा का इलेक्शन किया जाता था लोगों के द्वारा, मतलब राजा चुना जाता था. तो उस ऐसे सिस्टम को हम क्या कहते थे, गणा संघास या फिर रिपब्लिक. तो सेकंड का आंसर क्या होगा, जो साक्य है ना कपिल वस्तु, ये एक टाइप का क्या था, गणा संघास था. तो इसके अलावा भी और भी दूसरे गणा संघास थे, जैसे कि लिच्छावी हम लोग एक पढ़े थे, आप देख लेना आपके बुक में लिखा है, ठीक है. लिच्छावी इज ऑल्सो अ गणा संघास. उसके बाद लिखा है अजात शत्रु शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम राजगृह. देखो ये अजात शत्रु जो थे ये मगध एम्पायर के किंग थे, और अजात शत्रु से पहले राजा कौन थे, बिंबिसार. 3 राजा के बारे में आपके बुक में लिखा हुआ है जो मगध एम्पायर के थे. मेनली एक है आपके स्टार्टिंग के जो है बिंबिसार, बिंबिसार के बाद अजात शत्रु, अजात शत्रु के बाद दर्शक, उसके बाद वो नंद राजा लोग भी. तो वो डायनेस्टी चेंज हो जाता है, मगध में ही दूसरे डायनेस्टी का रूल आ जाता है. तो ये जो अजात शत्रु थे, इन्होंने मगध का जो कैपिटल है इसको शिफ्ट किया था कहाँ, पाटलिपुत्र में. जो किंग बिंबिसार थे उनके समय में कैपिटल मगध का राजगृह हुआ करता था बिहार में. और उसके बाद जब अजात शत्रु राजा बने तो उन्होंने कैपिटल को शिफ्ट किया. कैपिटल को शिफ्ट कहाँ किया, पाटलिपुत्र में. फोर्थ वाला क्वेश्चन, द सुप्रीम हेड ऑफ द स्टेट चूजन बाय द पीपल वाज.
तो जो सुप्रीम हेड जो होते थे स्टेट के, वो कौन होते थे? वो होते थे राजा। ठीक है, तो जो सुप्रीम हेड ऑफ द स्टेट, जिनको लोग चुना करते थे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, वो उनके राजा होते थे। सुप्रीम हेड, सबसे ऊपर में कौन रहता था एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी में? राजा। और राजा के बाद फिर मंत्री उनके साथ, ठीक है, मंत्री रहते थे, सेना नायक रहते थे, ग्रामीणी रहते थे, लेकिन सुप्रीम हेड कौन था सबसे ऊपर में? राजा थे। तो फोर्थ का आंसर क्या आएगा? राजा आएगा। फिफ्थ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एमर्ज्ड एज द मोस्ट पावरफुल महाजनपद? जो सबसे ज्यादा पावरफुल महाजनपद के रूप में उभर कर आने वाला कौन था? तो हमने बहुत सारे महाजनपदों के बारे में देखा था, वत्स, अवंती, मत्स्य, कोशला, ठीक है, मगध, अंगा। ठीक है, आप मैप देखोगे, मैप में आपको सारे जो मेन महाजनपद है वो आपको दिख जाएंगे। 16 महाजनपद थे मेन। ठीक है, तो उसमें से सबसे ज्यादा पावरफुल महाजनपद कौन सा था? तो वो था मगध। ठीक है, मगध याद रखना, मगध जो था ये सबसे पावरफुल महाजनपद था। तो ये फिफ्थ वाले का आंसर क्या हो जाएगा? फिफ्थ वाले का आंसर हो जाएगा मगध। ठीक है, उसके बाद बी में आते हैं। बी में देखते हैं क्या है। तो बी में दिया है फिल इन दी ब्लैंक्स। डैश वर दी किंगडम्स वेयर दी किंग्स वर नॉट हेरिडिटरी। हेरिडिटरी का मतलब क्या होता है? देखो, हेरिडिटरी का मतलब होता है कि जैसे अगर कोई किंग है, मान लो, अब ये किंग के बाद जब ये पूरा अपने आयु में, मतलब जो इसका एज है, अगर ये कंप्लीट हो जाएगा तो इसके बाद कौन किंग बनेगा? तो इसी के फैमिली में से कोई इसका बेटा या इसके द्वारा कोई ऐसा व्यक्ति जिसने इसको रिकमेंड किया है किंग बनना चाहिए, तो वो होता है हेरिडिटरी रूल, एक वंश से दूसरे वंश। ठीक है, किंग है, किंग का बेटा फिर बाद में किंग बनता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हेरिडिटरी। हेरिडिटरी का मतलब एक वंश से दूसरे वंश। लेकिन ये जो गना संघास जो थे ना, गना संघास, इसमें क्या हमारा सिस्टम था कि किंग को इलेक्ट किया जाता था लोगों के द्वारा। किंग का जो पोस्ट था वो हेरिडिटरी नहीं था। तो ये पहले क्या आएगा? यहाँ पे पहले आएगा गना संघास। गना संघास आर द किंगडम्स वेयर द किंग्स वर नॉट हेरिडिटरी। गना संघास में जो किंग थे वो हेरिडिटरी हुआ नहीं करते थे, क्योंकि वो सिलेक्ट किए जाते थे या इलेक्ट किए जाते थे लोगों के द्वारा। सेकेंड, किंग डैश नेवर टॉलरेटेड एनी इनएफिशिएंट ऑफिशियल। इनएफिशिएंट मतलब कि जो अच्छे से काम नहीं करते, ऐसे ऑफिशियल्स को बोलते हैं इनएफिशिएंट। तो कौन से ऐसे राजा थे जो इनएफिशिएंट काम करने वाले लोगों को अपने रूल में टॉलरेट मतलब बर्दाश्त नहीं करते थे? टॉलरेट मतलब होता है बर्दाश्त करना, तो नेवर टॉलरेटेड मतलब बर्दाश्त नहीं करते थे। तो ऐसे कौन से राजा हुए? तो वो राजा का नाम था बिंबिसार। बिंबिसार जो मगध के राजा थे, बहुत ही पावरफुल रूलर थे, और ये अपने राज्य में ऐसे ऑफिसर्स को बर्दाश्त नहीं करते थे जो अच्छे से अपना काम नहीं करते थे, इनएफिशिएंट रूलर्स, सॉरी इनएफिशिएंट ऑफिशियल्स को। ओके, थर्ड क्या है? द कैपिटल ऑफ द शाक्यास। शाक्या मैंने बताया ना, शाक्या क्या था? एक टाइप का गना संघास था। तो शाक्या का कैपिटल पूछ रहा है, राजधानी। शाक्या का कैपिटल था कपिलवस्तु। मैंने आपको बताया था ना लास्ट क्लास में कि जो महात्मा बुद्ध थे वो भी इसी महाजनपद से बिलोंग करते थे, शाक्य महाजनपद से। इसलिए महात्मा बुद्ध को शाक्य मुनि भी कहा जाता है। ठीक है, याद रहेगा। द पीपल ऑफ मगधा रेज्ड डैश क्रॉप इन ईयर। तो मगध बहुत ही वास्ट और फ्लरिशिंग एम्पायर था। वहाँ के लोग अलग अलग टाइप के इकोनॉमिक ऑक्यूपेशंस में अपने आप को रखे हुए थे, बट ओवरऑल जो मेन ऑक्यूपेशन, ज़्यादातर लोग ऑक्यूपेशन मतलब कि काम करना, अपने लाइवलीहुड जीवन यापन के लिए क्या काम, जैसे कि आपके घर में आपके पापा या आपकी मम्मी कुछ ना कुछ सर्विस, जॉब, बिजनेस में होंगे, है ना।
तो उसी तरीके से मगध एम्पायर में जो लोग थे वो ज्यादा से ज्यादा एग्रीकल्चर करते थे। तो एग्रीकल्चर करते थे तो एक साल में कितने बार वो क्रॉप्स उगाते थे। क्रॉप्स को उगाने का साइकिल होता है ना, जैसे कि एक बार हमने कोई एक क्रॉप लगाया तो वो क्रॉप क्या है कि कुछ समय बाद जाके पूरा पेड़ बनेगा, पूरा पेड़ बनने के बाद उसको काटा जाता है ना फसल को। तो एक साल में कितने बार उन लोग क्रॉप्स को उगाते थे, मतलब लगाए फिर काटे, फिर लगाए फिर काटे, फिर लगाए फिर काटे, तो ऐसा 3 बार होता था। तो 3 क्रॉप्स इन ए ईयर, या फिर 3 डिफरेंट टाइप के क्रॉप्स वो एक साल में लिया करते थे। तो 3 बार फसल लगाना पड़ता था, या एक ही बार कई बार ऐसा होगा मल्टीपल क्रॉपिंग भी करते होंगे कि एक ही जमीन में 3 फसल लगा दिए एक साथ, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है। दी हेड ऑफ द आर्टिशंस एसोसिएशन, जो आर्टिशंस का जो एसोसिएशंस होता था, मतलब जो भी वोकेशनल ग्रुप्स हुआ करते थे, जैसे कि पॉटरी कोई बना रहा है तो पॉटरी बनाने वाले लोगों का एक ग्रुप रहता था, उनके कंसर्न्स को, उनके अफेयर्स को देखने के लिए, कुछ उनको प्रॉब्लम तो नहीं है ट्रेड करने में या उनके अफेयर्स को रेगुलेट करने के लिए। तो आर्टिशंस मतलब कि जो लोग आर्ट का काम करते हैं उनको आर्टिशंस कहते हैं। जैसे कि कोई पॉट बनाता है, ठीक है, कोई कारपेंट्री का काम, लकड़ी का काम करता है, कोई ट्रेडर का काम, तो आर्टिशंस के अंदर ये सब आते हैं। तो इनका क्या है कि एक एसोसिएशन हुआ करता था जो इनके अफेयर्स को देखता था। तो उस एसोसिएशन का नाम क्या था? श्रीनी। श्रीनी कहा करते थे। इंग्लिश में क्या बोलते थे? गिल्ड। मर्चेंट्स लोग का गिल्ड में बताया था ना, व्यापारियों का एक समूह हुआ करता था। तो ये जो आर्टिशंस थे, हेड ऑफ द आर्टिशंस, जो आर्टिशंस एसोसिएशन का जो हेड होता था, हेड मतलब कि जो मेन, एसोसिएशन को तो इंग्लिश में गिल्ड कहते हैं, लेकिन उसका भी हेड एक जन रहता था, तो उसको कहते थे श्रीनी। क्या कहते थे? श्रीनी। ये याद रखें। ठीक है। इसके बाद ट्रू एंड फॉल्स देखते हैं। तो ट्रू एंड फॉल्स में क्या दिया हुआ है? द वर्ना सिस्टम वाज बेस्ड ऑन बर्थ। सही बात है। वर्ना सिस्टम क्या है कि ये सिस्टम हम लोग देख रहे हैं ना, तुम्हारे शायद पेपर में आया था ये क्वेश्चन, वर्ना सिस्टम के बारे में लिखना था। तो वर्ना सिस्टम में 4 टाइप्स का क्लासिफिकेशन होता था सोसाइटी में। पहला होता था ब्राह्मण, जिन लोग पूजा पाठ का काम किया करते थे। एक होते थे वॉरियर्स, जिनको क्षत्रिय कहा करते थे। एक होते थे ट्रेडर्स और मर्चेंट्स ग्रुप, जिनको वैश्य कहा करते थे। और एक होते थे लेबरर क्लास के लोग, जो लेबर का काम किया करते थे या सर्वेंट का काम किया करते थे, तो उनको कहते थे शूद्र। ठीक है। ये वर्ना सिस्टम था। तो ये वर्ना सिस्टम तो अर्ली वैदिक पीरियड में हम लोग पढ़े थे, वहां से स्टार्ट हो गया था अकॉर्डिंग टू वर्क, बट आगे जाके ये बाय बर्थ हो गया कि जो ब्राह्मण का बेटा है वो ब्राह्मण कहलाएगा, जो क्षत्रिय का बेटा है वो क्षत्रिय कहलाएगा, जो वैश्य का बेटा है वो वैश्य कहलाएगा। तो ये फैमिली में ऐसे होने लगा। ठीक है। तो वर्ना सिस्टम वाज बेस्ड ऑन बर्थ, ये ट्रू स्टेटमेंट है। ठीक है। वैश्यस वर कॉल्ड संग्रहित्रीज। तो ये वैश्यस को संग्रहित्री नहीं कहते थे, वैश्यस को बोलते थे गृहपति। गृहपति है ना, संग्रहित्री नहीं कहते थे वैश्यस को, तो ये तो रॉन्ग। ग्रामनी हेल्प द किंग इन हिज सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये जो ग्रामनी होते थे ना, ये किंग का हेल्प किया करते थे। एक्चुअली में होते कौन थे? विलेज के हेडमैन। मतलब कि जो बड़ा साम्राज्य है राजा का, उस साम्राज्य को डिवाइड किया जाता था छोटे छोटे शहरों में, गांव में, है ना। जैसे आज के डेट में हमारा इंडिया है, इंडिया एक बड़ा कंट्री है, कंट्री इंडिया है। उसके बाद उसके अंदर स्टेट है 28, जैसे कि हम लोग जिस स्टेट में रहते हैं उसका नाम छत्तीसगढ़। और फिर स्टेट के अंदर डिस्ट्रिक्ट होता है, जैसे कि हम रह रहे कोरबा डिस्ट्रिक्ट है हमारा, है ना। फिर डिस्ट्रिक्ट के अंदर गांव आते हैं, गांव के अंदर मोहल्ला होता है, ऐसा डिवीजन होता है। तो ग्रामनी होते थे विलेज के हेडमैन, गांव के हेड होते थे, जो राजा का हेल्प करते थे कि भाई राजा का कुछ अगर ऑर्डर है उसको गांव में फॉलो करवाना है तो कौन करवाएगा,
ग्रामीण ही करवाता था, या गांव के लोगों का कुछ प्रॉब्लम है उसको राजा को बताने का काम, है ना। तो ये ग्रामनी हेल्प द किंग इन हिज एडमिनिस्ट्रेशन, राइट आंसर। मगधा हैड अ फ्लॉरिशिंग लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड। मगधा एक बहुत बड़ा एम्पायर था ना, मैंने बताया बहुत बड़ा एम्पायर है तो उसका इकोनॉमी भी बड़ा होगा, लोग जो काम करते हैं, जैसे कि शहर में हम देखते हैं ना लोग बहुत बड़े बड़े कामों में लगे रहते हैं, जो रूरल एरियाज होते हैं उसमें जनरली एग्रीकल्चर किया जाता है, एनिमल हस्बेंड्री किया जाता है, लेकिन बड़े एम्पायर में बड़ा काम बड़ा ट्रेड चलता है। तो मगध बहुत ही एक बड़ा एम्पायर था जो कि इंटरनल और एक्सटर्नल ट्रेड, मतलब कि जो दूसरे और सिविलाइजेशंस थे दूसरे जगह पे यूरोप में, वहां से भी ट्रेड हुआ करता था मगध का। तो ये ट्रू स्टेटमेंट है कि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड होता था। देयर वॉज नो असेंबली इन रिपब्लिक्स। तो भाई रिपब्लिक में बताया ना, रिपब्लिक कौन है, ये गना संघास है, गना संघास। तो ये गना संघास जो है इनके अंदर असेंबली ही तो मेन होता था, असेंबली मेन होता था जो लॉ बनाया करता था, लॉ कि पूरे रिपब्लिक का क्या कानून रहेगा, कैसे उसको चलाया जाएगा। तो असेंबली तो मेन कंपोनेंट है रिपब्लिक का, मेन कंपोनेंट। तो देयर वाज नो असेंबली लिखा हुआ है रिपब्लिक में, तो ये स्टेटमेंट भी क्या है, फॉल्स। समझ में आया ये स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स? ओके, वेरी गुड। ठीक है, तो आगे देखते हैं। अब आ गया हमारा डी वाला पार्ट जिसमें आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, सब्जेक्टिव हमको इसमें आंसर करना है। तो इसके लिए मैं अपने नोट्स पे दिखाता हूँ आप लोग को क्या क्या आंसर करना है। तो डी का पहला वाला क्या बोल रहा है, व्हाट आर महाजनपदास। महाजनपदास किनको कहते थे, नेम एनी फोर ऑफ देम। अच्छा, तो इसमें देखो 600 BCE के टाइम, 600 BCE का टाइम, ठीक है, इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट, जो हमारा इंडिया का सब कॉन्टिनेंट था, मैंने बताया ना पहले आया था जनपद। जनपद मतलब कि जो स्मॉल ट्राइबल ग्रुप्स था उसको हम क्या कहते थे, जनपद बोलते थे, ठीक है। तो 600 BC के टाइम इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो लोगों का स्मॉल ट्राइब था, या जो एक ही ट्राइब से जो लोग बिलोंग करते थे, छोटे छोटे ट्राइब से, तो उनको हम क्या कहते थे, जनपद कहते थे, जनपद। पर कुछ समय के बाद क्या हुआ कि ये जनपदों का एक्सपांशन होने लगा, बड़े बड़े जो महाजनपदों में ये कन्वर्ट होने लगे। एक जनपद दूसरे जनपद से या तो मिल गया, छोटे छोटे जो जनपद थे एक दूसरे के साथ मिल गए, या एक दूसरे के साथ लड़ाई हो गई तो एक का कब्जा हो गया दूसरे के ऊपर। तो ये जनपद ऐसे मिलकर बड़े बड़े जनपद बने, तो इन बड़े जनपदों को कहते थे महाजनपद। तो ये व्हाट आर महाजनपदास, इसका आंसर तो हमको मिल गया। अब मैंने यहाँ पे छोड़ दिया है 4 महाजनपदों का नाम आपको लिखना है, मैंने यहाँ पे नहीं लिखा लेकिन आपको लिखना पड़ेगा। महाजनपदों का नाम भी मैं आपको बता देता हूँ कुछ। एक लिखिएगा मत्स्य, दूसरा लिखिएगा विदेह, तीसरा लिख सकते हैं अपन कंबोज, ये सब देख लेना मैप में सब दिया हुआ है, कंबोज। और चौथा क्या है, मगध। ये 4 लिख सकते हैं, ये याद से लिख लेना, ये नोट्स में नहीं लिखा है, ठीक है, नोट कर लेना अपने उसमें जहां पे भी नोट्स बनाते होगे, अलग से ऐड करना है, ठीक है, छोड़ना नहीं, या फिर एग्जाम में आ जाएगा तो, है ना। व्हाट वाज द स्टेटस ऑफ मगधास, व्हाट वाज द स्टेटस ऑफ मगधा अंडर द नंदास। तो नंदास क्या थे, रूलर्स थे। पहले जो डायनेस्टी रहा बिंबिसार वाले जो राजा थे, बिंबिसार, अजात शत्रु, धारावर्ष, ये सारे हर्यंक डायनेस्टी के थे जो मगध के रूलर्स थे। अब इसके बाद क्या आया कि मगध में जब हर्यंका डायनेस्टी गई तो हर्यंका डायनेस्टी के बाद एक दूसरी डायनेस्टी आई, शिशुनाग डायनेस्टी। डायनेस्टी मतलब वंश होता है, राजाओं का वंश, अलग अलग राजा के वंशज। तो शिशुनाग डायनेस्टी के बाद आया था नंद डायनेस्टी, जो मगध एम्पायर की लास्ट सबसे बड़ी डायनेस्टी थी, ठीक है। तो मगध एम्पायर में जो व्हाट वाज दी, अब तो हमको स्टेटस बताना है मगध एम्पायर का।
नंदास के टाइम, ठीक है, जो नंद जो रूलर थे उनके टाइम मगध का स्टेटस क्या था। तो मगध अटेंड अ वेरी प्रेस्टिजियस पोजीशन, बहुत ही अच्छा पोजीशन, बहुत ही फ्लरिशिंग पोजीशन पे था मगध ड्यूरिंग द रूल ऑफ द नंदास। लास्ट किंग जो थे नंद डायनेस्टी के वो थे घनानंदा, ठीक है। नंदास के रूल के टाइम मगध का टेरिटरी का भी एक्सपेंशन काफी हुआ, है ना। और ये जो घनानंद थे, जो लास्ट मेन किंग थे नंद डायनेस्टी के, ये 345 बीसी से लेकर 322 बीसी तक इनका रूल था। देखो जब बीसी में आते हैं ना तो ये ज्यादा से कम के तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ये 345 ज्यादा नंबर है ना, और ये 322 से कम है, लेकिन ये जो 345 है ये पहले का समय है, ये पास्ट है। और ये पास्ट से आगे आते जाएंगे तो ये नंबर क्या है, बीसी में कम होते जाता है। और जब एडी में देखोगे ना तो एडी में बढ़ता है नॉर्मली। जैसे कि 1999 के बाद कौन सा ईयर आएगा, 2000 आएगा, तो एडी में ऐसे चलेगा नॉर्मल, जितना बड़ा नंबर उतने आप आगे जाते जाओगे। लेकिन बीसी में रिवर्स रहता है, जितना छोटा नंबर उतना अपन आगे आते जाते हैं। इसको ध्यान रखना, कंफ्यूजन नहीं। वॉट मेड दी पीपल ड्रिफ्ट अवे फ्रॉम ब्राह्मणिज्म, तो ये जो ब्राह्मणिज्म रिलीजन था, ब्राह्मणिज्म कल्चर था, इससे लोग दूर जाने लगे थे। दूर जाने का कारण क्या है कि ब्राह्मणिज्म कल्चर जो था इसमें रिजिडिटी था वर्ण सिस्टम का। वर्ण सिस्टम काफी ज्यादा था ब्राह्मणिज्म में, जहां पे क्या है कि एक वर्ण के जो लोग हैं वो दूसरे वर्ण में नहीं जा सकते, ठीक है। एक वर्ण में जो बर्थ लिया है, जो काम कर रहा है, वो दूसरा काम नहीं कर सकता। अब जैसे शूद्र हैं, वैश्य हैं, चाहे तो अगर राजा बनना चाहे तो नहीं बन सकते, प्रीस्ट बनना चाहे तो नहीं बन सकते। और ये वैश्य और जो शूद्र वर्ग के लोग थे यही ज्यादा काम करते थे पूरे सोसाइटी का, लेकिन इनको कोई खास सम्मान नहीं दिया जाता था, है ना। तो ये सारी कंडीशंस थी। सो ड्यू टू सच रिजिडिटी जो लोग थे वो ब्राह्मणिज्म कल्चर से अलग होना चाहते थे, ठीक है। तो ये इसका आंसर है। उसके बाद D4 देखते हैं, मेंशन एनी 2 अचीवमेंट्स ऑफ अजात शत्रु। तो ये अजात शत्रु मैंने बताया मगध डायनेस्टी के राजा थे, तो इनके 2 अचीवमेंट्स के बारे में हमको बताना है। 2 मेन अचीवमेंट्स जो इन्होंने अपने लिए, अपने एम्पायर के लिए हासिल किया था। तो पहला क्या है कि इन्होंने कुछ महाजनपदों को या कुछ एरियाज को मगध के अंदर मिलाया था, उसको बोलते हैं एनेक्सेशन या एनेक्स करना। तो ये एनेक्स कौन कौन से एरिया को किए थे, तो ये कोसला को एनेक्स किए, काशी को एनेक्स किए, काशी, वैशाली, ये सारे जो जगह हैं इनको अपने एम्पायर में, मगध एम्पायर में इन्होंने मिलाया था। और क्या है कि इन्होंने किला बनवाया, फोर्ट्रेस बोलते हैं किला। जो लिच्छावी थे, लिच्छावी रिपब्लिक जो मैंने बताया ना, तो लिच्छावी रिपब्लिक और मगध के बीच में थोड़ा सा मतलब दुश्मनी टाइप से था। तो ये लिच्छावी लोग कहीं मगध एम्पायर में अटैक न कर दे, तो उसके लिए इन्होंने जो गंगा रिवर का नॉर्थ एरिया था, रिवर गंगा जहां से बहती है उसके नॉर्थ साइड में किला बनवा दिया था, ताकि लिच्छावियों का अटैक मत हो सके मगध में, ठीक है। व्हाट वॉज ए गिल्ड, अभी मैंने बताया ना श्रीनी, उसी को देखना। व्हाट वॉज ए गिल्ड, व्हाट वॉज इट्स मेन पर्पस। तो गिल्ड मतलब कि क्या है, ग्रुप या फिर एसोसिएशन ऑफ ट्रेडर्स, मर्चेंट्स, इनको क्या कहा जाता था, गिल्ड। तो मैंने कहा गया पीपल ऑफ डिफरेंट वोकेशंस। डिफरेंट वोकेशन मतलब कि होता है काम। तो अलग अलग लोग जो अलग अलग टाइप का काम करते थे उनका एक ग्रुप था, एसोसिएशन था, उसी को क्या कहते थे, गिल्ड कहते थे। अब इस गिल्ड का मेन पर्पस क्या था, इस गिल्ड का मेन पर्पस था कि ये जो ग्रुप हैं और इसमें जो लोग हैं, जैसे जिन लोग सब पॉटरी बनाते हैं उनका एक ग्रुप हो गया, जिन लोग सब मर्चेंट्स का काम करते हैं उनका एक ग्रुप हो गया, जिन लोग सब कारपेंट्री का काम करते हैं उनका एक ग्रुप हो गया। तो ये इनके अफेयर्स को रेगुलेट करने का काम था गिल्ड का, ठीक है। एसोसिएशन जो भी इनके अफेयर्स रहते थे, जैसे मान लीजिए टैक्स से रिलेटेड कोई काम है, या उनको कैसे रेगुलेट करना है ताकि उनको ट्रेड करने में आसानी हो, कोई उनको अगर प्रॉब्लम है किसी चीज़ से उसको सॉल्व करने का काम।
तो ये सारा काम किसका था? गिल्ड का काम था। ओके, तो ये है D5। अब D5 के बाद हम लोग आ जाते हैं E वाले पोर्शन में। हाउ डिड मगध एम्पायर एमर्ज्ड एज द मोस्ट पावरफुल एम्पायर? तो जो मगध एम्पायर है ये सबसे मोस्ट पावरफुल, इतने सारे महाजनपद थे उनमें सबसे पावरफुल ये कैसे बन पाया? तो पावरफुल बनने का एक कारण है कि इन्होंने टेरिटरीज बहुत सारी इन्होंने कॉन्कर की, कॉन्क्वेस्ट, कॉन्कर्ड मतलब लड़ाई में जीता इन्होंने। ठीक है, बहुत सारे टेरिटरीज को जीता, जैसे कि कोशला, काशी, वैशाली, ये जो आजाद शत्रु थे ये मगध के राजा थे। तो ये दूसरे और जो महाजनपद थे इनको इन्होंने क्या किया था? मिलाया था। अभी हम अजात शत्रु के अचीवमेंट्स में पढ़ रहे थे ना, तो ये कोसला, काशी, वैशाली, इसको क्या किया था? मगध में इन्होंने मिलाया। मैट्रिमोनियल अलायंसेस, ये मैंने बताया था लास्ट क्लास में। मैट्रिमोनियल अलायंस मतलब कि शादी करते थे ये जो राजा लोग हैं, ये दूसरे महाजनपद की रानी, प्रिंसेस से अगर शादी कर लिए तो थोड़ा सा उनका एक मतलब लेवरेज बन जाता था वहाँ पे, कि दहेज में एक छोटा सा गांव ही दे दिए राजा को। ठीक है, एक गांव नहीं, बहुत सारे गांव दे देते थे एक साथ। तो ये मैट्रिमोनियल अलायंसेस मतलब जो मेन राजा है वो किसी दूसरे महाजनपद की राजकुमारी से शादी अगर कर लेते थे तो बदले में उनको थोड़ा सा कंट्रोल मिल जाता था, ये जो राजकुमारी जिस भी महाजनपद से बिलोंग करती थी उसका। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल ही बता देता हूँ। जैसे मान लो मगध के एक राजा हैं किंग, अब इन्होंने क्या किया? एक प्रिंसेस से शादी किया, और ये जो प्रिंसेस है ये लिच्छावी महाजनपद की है। तो ये प्रिंसेस तो यहाँ आ जाएगी मगध, लिच्छावी से मगध आ जाएगी, और बदले में राजा को क्या है कि थोड़ा सा लेवरेज मिलता है लिच्छावी का, लिच्छावी में रूल करने का, या थोड़ा सा उनका पकड़ बन जाता है। ठीक है, तो मगध इस तरीके से मोस्ट पावरफुल महाजनपद बना। एक तो बहुत ही उन्होंने टेरिटरीज कॉन्कर किया, और दूसरा मैट्रिमोनियल अलायंसेस। ठीक है, E2 में देखते हैं, हाईलाइट एनी 4 फीचर्स ऑफ गना संघास और रिपब्लिक्स दैट एग्जिस्टेड इन 600 टू 100 BC। तो ये गना संघास के बारे में लिखना है, उनके 4 फीचर्स को लिखना है, 4 फीचर्स बताने हैं। तो पहला फीचर क्या है? रूलर्स वर चूजन बाय द पीपल ऑफ द किंगडम, इसलिए तो गना संघास बोलते थे। गना मतलब कि लोग, संघा मतलब कि एसोसिएशन। तो लोगों का एसोसिएशन मतलब जो लोगों का एसोसिएशन है, तो उसके राजा भी लोगों के द्वारा चुने जाएंगे। तो जो रूलर है उसको लोगों के द्वारा चुना जाता था। ऑफिस ऑफ द रूलर वाज नॉट हेरिडेटरी, जब लोगों के द्वारा चुना जाएगा तो ये रूलर का जो ऑफिस है, मतलब जो राजा बनेगा वो हेरिडिटरी तो नहीं होगा। ठीक है, देयर वॉज एन असेंबली इन ईच रिपब्लिक, हर रिपब्लिक में एक असेंबली हुआ करता था जिसका काम था कानून बनाना, और ये जो असेंबली के हेड हुआ करते थे उनको कहते थे राजा। ठीक है, तो ये 4 फीचर्स हो गए गना संघास के। उसके बाद बोल रहा है एक्सप्लेन द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ मगध रूलर्स। तो मगध रूलर्स का जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है मगध का, क्योंकि बहुत बड़ा एम्पायर था, सबसे पावरफुल एम्पायर था, तो इसके कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की, कैसे वहां का व्यवस्था, राज व्यवस्था कैसा था, इसके बारे में लिखना है। तो किंग तो सुप्रीम हेड हुआ करते थे, किंग वॉज द सुप्रीम हेड ऑफ द स्टेट, और किंग के असिस्टेंट्स के लिए कुछ ऑफिसर्स हुआ करते थे, जैसे कि मंत्री जिसका मतलब होता है मिनिस्टर, सेना नायक मतलब चीफ ऑफ द आर्मी, संग्रहित्री मतलब कि ट्रेजरर, ठीक है, पुरोहित मतलब कि प्रीस्ट, प्रीस्ट मतलब पूजा का जो काम करते हैं, ग्रामिनी मतलब ये जो विलेज के जो हेड होते हैं उनको ग्रामिनी। ये सब मैंने बताया ना, मंत्री के बारे में बताया था, सेना नायक के बारे में बताया था, ये सारे मेन ऑफिशियल्स हुआ करते थे जिसके हेल्प से राजा पूरे एम्पायर का एडमिनिस्ट्रेशन करते थे। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या है? द किंग हैड ए पावरफुल एंड डिसिप्लिन आर्मी। जो किंग की जो आर्मी रहती थी बहुत पावरफुल, तभी तो इतनी लड़ाइयां जीती मगध ने। आर्मी पावरफुल रहेगा तभी तो लड़ाई जीत पाएंगे। ठीक है, तो आर्मी में क्या क्या हुआ करते थे? इन्फेंट्री, इन्फेंट्री मतलब कि जो पैदल सैनिक होते हैं, सिपाही, उनको एक ग्रुप को बोलते हैं इन्फेंट्री। कैवलरी मतलब कि ग्रुप ऑफ सोल्जर्स को बोलते हैं कैवलरी। ठीक है, जिसमें थोड़ा सा मतलब
हथियार वगैरह का यूज होता है उसको क्या बोलते हैं, कैवलरी। वॉर एलिफेंट्स मतलब कि ऐसे एलिफेंट्स जिनको स्पेशलाइज किया जाता था वॉर के लिए। पहले जमाने में जब राजा महाराजाओं का जमाना था तो एलिफेंट्स की काफी ज्यादा सेना रहती थी बड़ी बड़ी, ठीक है। चैरियट्स मतलब कि होता है रथ। तो ये सारी बड़ी बड़ी युद्ध से रिलेटेड चीजें थी। मगध एम्पायर का आर्मी बहुत स्ट्रांग था, इसीलिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव फीचर ऑफ मगध। ओके, डिस्क्राइब दी वर्ना सिस्टम। अब इसमें पूछ रहा है वर्ना सिस्टम के बारे में डिस्क्राइब करना है, कैसे ये स्टार्ट हुआ और इसका प्रेजेंट पोजीशन इंडिया में क्या है ये हमको बताना है। तो मैंने बताया था अर्ली वैदिक टाइम्स में जो सोसाइटी है वो 4 टाइप्स में डिवाइड हुआ था ऑन द बेसिस ऑफ वर्क। जो लोग काम करते हैं उसके बेसिस पे जो सोसाइटी का डिवीजन हुआ था वो 4 पार्ट्स में हुआ था अर्ली वैदिक पीरियड में, ठीक है। तो जो प्रीस्ट का काम करते थे पूजा पाठ का वो हुए ब्राह्मण। जो वॉरियर्स थे या जो किंग्स हुआ करते थे वो थे क्षत्रिय। जो ट्रेडिंग का काम करते थे ट्रेडर्स व्यापारी थे वो हुए वैश्य। और जो लेबरर्स का काम करते थे वो हुए शूद्र। तो अर्ली वैदिक पीरियड में जो सोसाइटी का डिवीजन था वर्णों में ये काम के हिसाब से होता था और अपना काम चेंज कर सकते थे लोग, मतलब एक वर्ण से दूसरे वर्ण में ट्रांसफर हो जाते थे। लेकिन लेटर वैदिक पीरियड तक आते आते क्या हुआ कि वर्ना सिस्टम बहुत ही ज्यादा रिजिड हो गया। रिजिड मतलब चेंज नहीं कर सकता कोई अपना वर्ण। ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं बन सकता, क्षत्रिय ब्राह्मण नहीं बन सकता, शूद्र वैश्य नहीं बन सकता, वैश्य क्षत्रिय नहीं बन सकता, ऐसा नियम हेरिडिटरी बन गया। मतलब ब्राह्मण का बेटा वो ब्राह्मण ही रहेगा। अर्ली वैदिक टाइम्स में कोई जरूरी नहीं है ऐसा हो, कोई ब्राह्मण का काम कर रहा है तो उसका बेटा हो सकता है क्षत्रिय बन जाए, ठीक है। तो लेटर वैदिक पीरियड तक आते आते वर्ना सिस्टम जो है ये बहुत रिजिड बन गया जिसमें चेंजेस अलाउ नहीं थे, ठीक है। ड्यूरिंग द लेटर वैदिक पीरियड द वर्ना सिस्टम वाज बेस्ड ऑन बर्थ। जो लेटर वैदिक पीरियड था तो जो उस टाइम वर्ना सिस्टम था वो बर्थ पे बेस्ड था। बर्थ पे कि जो जिस वर्ण में बॉर्न हो गया फिर उसके बाद उसकी जो पूरा वंश है वो उसी वर्ण का कहलाएगा, ठीक है। वर्क पे नहीं, वर्क पे बेसिस नहीं था वर्ना सिस्टम लेटर वैदिक पीरियड में। वर्ना सिस्टम वाज डाइल्यूटेड टू सम एक्सटेंट इन मॉडर्न इंडिया। मॉडर्न इंडिया में क्या है कि वर्ना सिस्टम में थोड़ा सा डाइल्यूशन हुआ है, इंटरकास्ट मैरिजेस को रिकॉग्नाइज करते हैं लेकिन उतना ज़्यादा नहीं है। अभी के समय में भी वर्ना सिस्टम जो है बहुत ही ज़्यादा प्रेवलेंट है, स्पेशली अमंग दी हिंदू रिलीजियस ग्रुप जो है इंडिया में, इज स्टिल वेरी मच प्रीवलेंट इन इंडिया, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है 5 का जिसमें हमने वर्ना सिस्टम को डिस्क्राइब किया, कैसे ये स्टार्ट हुआ मैंने बताया अर्ली वैदिक पीरियड से, फिर लेटर वैदिक पीरियड में आए हम, फिर उसके बाद प्रेजेंट इंडिया में क्या कंडीशन है ये भी मैंने बताया। थोड़ा सा डाइल्यूट हुआ है लेकिन उतना भी ज़्यादा नहीं है। बहुत ज़्यादा लोग वर्ण सिस्टम को बहुत मानते हैं, स्पेशली रूरल एरियाज, गांव के इलाकों में बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो this is all which I wanted to discuss with you regarding the question and answers of chapter 12 जनपदा एंड महाजनपदास। और आई होप ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा, कुछ समझने के लिए सीखने के लिए मिला होगा। और इसका क्वेश्चन आंसर आप अपने नोट्स में ज़रूर लिखना है ना, और कोई डाउट होने से आप कमेंट कर सकते हैं वीडियो में, ओके। एंड in the next class we will start the new chapter. So thank you very much and have an awesome day.